गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बीच में एक दो दिन कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं प्रोग्राम को समय पर पेश नहीं कर पा रहा हूं। उसका एक बहुत बड़ा कारण नेटवर्क की समस्या है कि अगर मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड भी कर लेता हूं तो अपलोडिंग में बहुत दिक्कत आ रही है। तो जो देरी हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आई रिग्रेट दैट वन। और आप सबको स्वागत करता हूं। आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है कि इजराइल ने जो लेबनान के पार्ट्स ऑक्युपाई किए थे, साउथ लेबनान के, उनको खाली करने से मना कर दिया है। इसके अलावा इलॉन मस्क की टेस्ला भारत आ रही है। हालांकि डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया है। जी हां, भर्ती शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि अब उनको परमिशन मिलने जा रही है। म्यांमार की जो खास तौर से सिविल वॉर है और खतरनाक हो रही है, उसमें अमेरिका का, चीन का और बांग्लादेश का काफी इंटरेस्ट है। भारत के लिए जो स्थितियां हैं वो काफी ट्रिकी हैं। साथ में बांग्लादेश में जमात के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में J-17 की जो एक्सरसाइज है पाकिस्तान के, और उसमें राफेल भी एक एक्सरसाइज के अंदर शामिल है, खास तौर से ये गल्फ कंट्री में हो रही है, उसके बारे में हम थोड़ी सी आपके सामने पेशकश करेंगे। सबसे पहले जो खबर हम देने जा रहे हैं, नंबर 1 की जो खबर है कि इजराइल ने दरअसल लेबनान के इलाकों को खाली करने से मना कर दिया है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझें कि हिजबुल्लाह के साथ फिर से जंग छिड़ने वाली है? हो सकता है। अपने सैनिकों की वापसी से मना कर दिया है और कहा है कि जो भी स्ट्रेटजिक तौर पर महत्वपूर्ण साउथ लेबनान के जो जगह है उसको हम अभी खाली नहीं करेंगे। क्या इनके मन में है? हमने पहले ही कहा था कि नेतन्याहू एक आतंकवादी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनका आइडिया जो है एक्सपेंशनिज्म का है, यानी कि विस्तारवाद का है। वो दूसरे मुल्क की सीमाओं को हथिया लेना चाहते हैं, उसके लैंड को हथियाना चाहते हैं। और ग्रेटर इजराइल के बारे में हमने पहले कई बार खबर दी थी, जिसमें लेबनान के हिस्से, सीरिया के हिस्से, जॉर्डन के हिस्से, इजिप्ट के हिस्से और कुछ अन्य देशों में, बल्कि सऊदी अरब के भी कई हिस्से ग्रेटर इजराइल का पार्ट बन चुके हैं, यानी कि जो नक्शा उन्होंने दिया था। इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इरादे हैं नेतन्याहू के या इजराइल के नेक नहीं है और वो अपने देश को जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। और समय सीमा संघर्ष विराम की, यानी कि सीज फायर की जो संघर्ष सीमा थी, जो एक टाइम लिमिट थी, वो खत्म हो गई और खत्म होने के बाद भी वो बैकआउट कर गया है। मैं पहले ही कहा था कि ये एक आतंकवादी देश है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो भी एक आतंकवादी की तरह बिहेव कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर मासूम लोगों की उन्होंने हत्या की है और कहते हैं कि हम साउथ लेबनान के अंदर 5 स्थलों के ऊपर, 5 जगह पर अपनी स्ट्रेटजिक तौर पर अपनी सेना को वहां पर रखेंगे। अब इससे गाजा के अंदर भी जो सीज फायर हुई है उसको लेके भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन चुका है। लेबनान सरकार ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा है कि आपको कोई हक नहीं बनता, जब ये सीज फायर हो चुकी है तो आप वहां से वापस जाइए। लेकिन कहीं ना कहीं हमास के साथ इजराइल के युद्ध के 500 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन लेबनान के अंदर इजराइल की नीयत बदलती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि अगर उसकी नीयत ठीक नहीं हुई तो फिर हिजबुल्लाह के साथ एक लंबे संघर्ष के लिए हमें मिडिल ईस्ट में तैयार रहना होगा। इस बात की निगरानी दरअसल यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने करनी थी कि जो सेनाएं पर्टिकुलर लेबनान से बाहर चली जाएंगी, बफर जोन जो था वहां से इजराइल की सेना को हट जाना था। और इजराइल के जो स्पोक्स पर्सन है आर्मी के, लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी, वो कहते हैं कि हम सो कॉल्ड हमारे लोग वापस आएंगे, लेकिन हम वो जो आपने सीमा तय की है, जो टाइम लिमिट आपने तय की है, मैं उस पर चलने को तैयार नहीं हूं। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो संघर्ष विराम, यानी कि जो सीज फायर है, उसकी रेस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह के नेता का कहना है कि जो नईम कासिम है कि आप कोई बहाना नहीं कर सकते, आपको वापस जाना होगा। आपके और हमारे बीच में ये जो सीज फायर हुआ है उसकी शर्तें हैं
और आपको उन शर्तों को मानना बहुत ही ज़रूरी है, और आप नहीं मानेंगे तो फिर से एक बार से जंग की स्थितियां छिड़ जाएंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। अब आएंगे हम एक दूसरी इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर। इलॉन मस्क का भारत के अंदर बढ़ता हुआ प्रभुत्व, या ये कहा जाए कि भारत सरकार के द्वारा इलॉन मस्क और ट्रंप के सामने जो घुटने टेके गए हैं, उसकी एक और कड़ी और एक और वानगी आपके सामने। टेस्ला, इलॉन मस्क की कंपनी, भारत में भर्ती शुरू की। क्या वो भारत में इलेक्ट्रिक वाहन और स्टारलिंक की जो सर्विसेज हैं उसके शुरू होने की एक किस्म से ये क्या कहा जा रहा है कि संकेत हैं? लग तो ऐसा ही रहा है। टेस्ला ने इंडिया में बहुत सारी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट दे दिया है, और इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी जो हो सकते वैकेंसीज हैं वो शामिल हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं। खासतौर से कंपनी की एक वेबसाइट के ऊपर जो जॉब्स हैं उसके अंदर ये अभी बॉम्बे के लिए ये सारी की सारी सूचना आई है कि वहाँ पर ये बहुत सारे पोस्ट जो हो सकते हैं, जिसमें सर्विस मैनेजर्स हैं, सर्विस टेक्नीशियंस हैं, इसके अलावा पार्ट एडवाइजर्स हैं, सर्विस एडवाइजर्स हैं, सेल्स एंड कस्टमर हेल्प के जो मैनेजर्स हैं, स्टोर मैनेजर्स हैं, सेल्स एंड कस्टमर हेल्पलाइन है। इसके अलावा और भी कई बड़ी पोस्ट के लिए ये इस समय ऐड निकाला गया है। ये इस बात का संकेत है कि शायद भारत टेस्ला को भारत में एंट्री की परमिशन देने जा रहा है। अदरवाइज ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट क्यों हो रही है? बड़ी सिंपल सी बात है। तो टेस्ला ने ये जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है, मोदी की जो मुलाकात हुई थी टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क की अभी अमेरिका में, जब वो मस्क और साथ में ट्रंप से मिले थे, तभी से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बहुत जल्दी ही भारत के अंदर स्टारलिंक की और टेस्ला की एंट्री हो सकती है। लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद तो अब तो लग रहा है कि शायद उसको मोदी का अप्रूवल मिल चुका है, मोदी का अप्रूवल मिल चुका है, और उसीलिए शायद वो एक किस्म से क्या कहते हैं कि अपनी रिक्रूटमेंट स्टार्ट की है। तो जहां तक सरकार और मस्क के बीच में जो एग्रीमेंट है, जो साइन होना है उनकी एंट्री का, वो शायद एक फॉर्मेलिटी मात्र है, और हो सकता है फाइल उसकी पुटअप कर दी गई होगी, लेकिन अभी उसके बारे में सरकार ने कोई भी सूचना जाहिर नहीं की है। अब इसमें एक $500 मिलियन का जो एक इन्वेस्टमेंट होगा, खासतौर से नई ईवी व्हीकल्स की जो नीति बनी है, तो इसके अंतर्गत ये टेस्ला की एंट्री भारत में बिल्कुल और बिल्कुल अब निश्चित लग रही है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो निकल कर आ रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि उसको मोदी जी ने अमेरिका में जब गए थे तो परमिशन दे दी है, आप आ जाइएगा। इसके बाद अगली खबर पे आते हैं, जो कि बेसिकली म्यांमार से है। म्यांमार के हालात बहुत खराब हो गए हैं। चाइना तो डबल क्रॉस कर ही रहा है, और पूरा का पूरा वो वहां पर जो सरकार है उसको भी सपोर्ट करता है, सरकार के साथ साथ वो उसको भी सपोर्ट करता है जो रेबल्स हैं, तो वो दोनों की साइड में चलता है। तो वह इधर भी है और उधर भी है। लेकिन अमेरिका भी इंटरेस्ट ले रहा है और बांग्लादेश भी इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो भारत की स्थिति है वो यहाँ पर संकट की स्थिति है कि भारत क्या करेगा, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, सुनने में आया है। अमेरिका तो पहले से चाहता है, और चाइना की प्रेजेंस पहले से बहुत बड़ी है, क्योंकि एक किस्म से कहा जाए तो म्यांमार अब चाइना की एक्सटेंडेड टेरिटरी बन चुका है। सैनिक जुंटा का शासन तो कमजोर हुआ है, लेकिन जो विद्रोही हैं वो भी तो चाइनीज हैं, सारे के सारे चाइना का है। तो गृह युद्ध के चलते म्यांमार संकट में घिरा हुआ है, और भारत के ईस्टर्न सेक्टर में और नॉर्थ ईस्ट के साथ में जो सीमा लगती है उसको अगर देखें तो भारत के लिए स्थितियां अच्छी नहीं हैं। हालांकि वहां के सैन्य शासक और विद्रोही गुट आमने सामने हैं, और आंग सू की सरकार का खास तौर से सैनिकों ने तो तख्ता पलट किया था, और वहां पे भीषण युद्ध हुआ, और जुंटा को हालिया दिनों में पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, अराकान आर्मी, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी और करेन नेशनल यूनियन के जो विद्रोही लड़ाके हैं उनके साथ भीषण लड़ाई लड़नी पड़ी है, और अधिकतर वॉर्स जो है उन्होंने गंवा दी हैं। एक राजधानी को छोड़ दिया जाए म्यांमार की, तो सब जगह एक किस्म से कहा जाए तो इस टाइम विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। लेकिन भारत की नज़र म्यांमार में है, क्योंकि अल्टीमेटली किया जाए, भारत के हितों को बचाने की जरूरत है। चाइना का जो डबल क्रॉस है वो एक किस्म से सबके सामने स्पष्ट है कि वो
जो विद्रोही गुट हैं सारे उनको भी सपोर्ट करता है, जो सैन्य जुंटा शासन है उनको भी सपोर्ट करता है। तो चाइना के जो अपने इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और जो स्ट्रैटेजिक हित है वो उनको साधना चाहता है, क्योंकि म्यांमार ही वो जगह है जिसके द्वारा उसको सीधा बंगाल की खाड़ी के अंदर एंट्री मिल जाती है, रेलवे के द्वारा या बाई रोड के द्वारा। इसके अलावा चाइना म्यांमार के अंदर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, उसको उससे बचाने की एक किस्म से कहा जाए तो वो सारी की सारी चैलेंजेस हैं। भारत की म्यांमार में देखा जाए तो जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है उसमें इंटरेस्ट है, और भारत म्यांमार थाईलैंड का जो एक राजमार्ग है उसकी जो परियोजना है उस पर इंडिया का भी इंटरेस्ट है। सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर तो खासतौर से भारत के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंटरेस्ट है, क्योंकि सारा का सारा जो घुसपैठ हो रही है, चाहे वो मिजोरम में हो या मणिपुर में हो या नागालैंड में हो, वो म्यांमार से होती है। हथियार भी वहाँ से आते हैं, ड्रग्स भी वहाँ से आते हैं। तो भारत के लिए तो काटो तो खून नहीं है। अमेरिका एक्चुअली साउथ एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और बांग्लादेश के थ्रू वहाँ पर अपनी पसंद का शासन भी स्थापित करना चाहता है। भारत में दरअसल अमेरिका ये भी चाहेगा कि भारत की म्यांमार के अंदर कोई बहुत गहरी पैठ ना हो, और म्यांमार एक किस्म से कहा जाए तो अमेरिकन और चाइनीज इन्फ्लुएंस पे भले ही रहे, लेकिन भारत का इन्फ्लुएंस वहाँ पर कम किया जाए। हालांकि कहने को तो इल्ज़ामात ये भी आते हैं कि म्यांमार का जो चिन राज्य है और भारत के मणिपुर और मिजोरम में जो चिन कम्युनिटीज़ है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कहा जाए कि ईसाई तंत्र की स्थापना करने की बात होती थी। बांग्लादेश में कट्टर इस्लामी विचारधारा है, तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं भारत के अनुकूल नजर आती नहीं है। एक तरफ कट्टर अगर ईसाई पंथ आता है, एक तरफ कट्टर इस्लाम आता है बांग्लादेश से, तो भारत के लिए चिंतित होने वाली बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन भारत सीधे सीधे किसी भी किस्म से एक आर्मी के जो इंटरफेरेंस हो सकता है उससे बचना चाहता है। इसलिए भारत अमेरिका, सऊदी, यूएई जैसे कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, और बांग्लादेश को एक सेकुलर राष्ट्र बना रहे उसके लिए उसका जो दबाव है वो भारत का पूरा बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को लेके। भारत को विकल्प तो ढूंढना होगा, इसमें तो कोई संशय वाली बात रहनी होगी। अगर भारत विकल्प को नहीं ढूंढता है, ऑप्शन को नहीं ढूंढता, तो भारत के लिए बहुत नुकसान वाली स्थितियां पैदा होती हैं। ये बात तो एक किस्म से मैं भी आपके सामने पेश कर सकता हूं। इसके बाद बांग्लादेश के अंदर भी जो एक जमाते इस्लामी की जो भूमिका है, उनके जो बीच बीच में कमेंट्स आते हैं भारत के लिए, वो भी भारत को परेशान करने वाले हैं। कई किस्म की बयानबाजियां निकल कर आती हैं, और इन बयानबाजियों में ख़ास तौर से हालांकि सरकार तो अपनी ओर से उनसे इनकार करती है, हमारे ऐसे कोई इरादे नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की सरकार जमात के द्वारा इशू किए गए जो कि काफ़ी कट्टरपंथी विचार होते हैं भारत के प्रति, उसको वो लोग निगेट नहीं करते हैं। अब जो रिश्ते हैं भारत और सो कॉल्ड बांग्लादेश के, वो तो अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अभी उसके ऊपर ब्रेक लग गई है। एक तो शेख हसीना भारत के अंदर हैं, और जब वो वापस पूछते हैं तो कहते हैं भाई आप वापस क्यों नहीं भेजते, हमको उसके ऊपर ट्राई करना है, उसको यानी कि उसको मुकदमेबाजी करनी है, लेकिन भारत उनको देने को तैयार नहीं है। तो जमात के जो कमेंट्स हैं एक किस्म से कहा जाए तो भारत विरोधी होने के नाते एक उकसाने वाले भी माने जाते हैं। लेकिन शायद अभी जो ट्रंप साहब ने कहा था कि बांग्लादेश के मामले में हमें उन्हें कुछ नहीं करना, जो करना है भारत को करना है, भारत जो करना है करे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो एक किस्म से कहा जाए तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए उसके ऊपर। तो जब हाथ खड़े कर दिए तो भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई ना। एक आखिरी खबर पर आएंगे कि पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट है, जो चाइना की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, उसकी राफेल के साथ एक अच्छी खासी एक्सरसाइज जो है वो होने जा रही है, और वो अपने आप पे काफ़ी ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस एक्सरसाइज के अंदर कहा जा रहा है कि बहुत सारे और भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, लेकिन वो एयरक्राफ्ट कौन से होंगे और किस ढंग से आएंगे। इसमें F-16 भी आ रहा है, राफेल भी आ रहे हैं, यूरो फाइटर भी हैं, टाइफून भी हैं, और कुछ और होने जा रहे हैं जो कि खासतौर से इस किस्म के जो एयरक्राफ्ट हैं, और वो एयरक्राफ्ट एक एक्सरसाइज में भाग लेने जा रहे हैं। और यहाँ पे राफेल और पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 का मुकाबला होने जा रहा है। JF-17 जो है बेसिकली वो चाइना और पाकिस्तान के सहयोग से ही बनाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि JF-17 पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर शामिल हो चुका है, और अब इसका जो ब्लॉक 3 वर्जन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसको तेजस के मुकाबले काफ़ी अच्छा माना जाता है। राफेल के साथ पहली उसकी डायरेक्ट एक्सरसाइज टक्कर होगी यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर। एक विक्ट्री स्पीयर 2025 जो है कंडक्ट होने जा रहा है।
तो यहाँ पर जो सारे ये F-16 भी हैं, F-15 भी हैं, EF-2000 है, इसके अलावा टॉर्नेडो है, यूरो फाइटर है, राफेल है, और यहाँ पे JF-17 ब्लॉक 3 भी आ रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन उभर के आ रहा है कि पाकिस्तान के जो खासतौर से पायलट्स हैं वो वहाँ पर इस मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर शामिल होंगे। ये शायद एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी, खासतौर से बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा कि भाई अल्टीमेटली इस फाइट के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 जो पाकिस्तान का कितना पावरफुल है और राफेल की जो मैनवरिंग है वो उसके सामने किस ढंग से मैच कर पाता है। और एक किस्म से कहा जाए तो इस किस्म की जो एक्सरसाइज होती हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती हैं और इस बात को भी साबित करती हैं कि किसका एयरक्राफ्ट रियल वॉर कंडीशंस में कितना बेहतर है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे और आपसे आगे लेंगे। हमारे सभी जाने पहचाने दोस्त यहाँ पर उनके नाम हैं, लेकिन चूंकि ये थोड़े से समय पहले रिकॉर्डेड वर्जन है आपके सामने जो आया है और नेटवर्क की दिक्कतें हैं, देरी भी हो रही है, समय पर ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगा और इसके साथ ही आपसे विदा लूँगा। और हाँ, हमारे प्रोग्राम के बाद में जो वर्ल्ड न्यूज़ आता है उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। तो आपसे विदा लेते हुए शुक्रिया अदा करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले अंक में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।